पहले फंडामेंटल क्वेश्चन पूछता हूँ। हमारे पास अगर भारत पाकिस्तान को देखते हैं तो एक रफ सा पैरेलल क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं चाइना और ताइवान। यहाँ पे चाइना एक बहुत ही पेशेंस दिखा के स्ट्रेटजिक पेशेंस के साथ ताइवान से डील करता है। दूसरे एंड पे इजराइल और अरब है, जहाँ पे जिस दिन मन करता है इजराइल उठ के यहाँ को बम मार देता है, which doesn't solve the problem. which is that's okay. So we have two parallels। और उसको अगर आप हमारे इस टेम्पलेट पे लगाएं भारत और पाकिस्तान को, इसको ओवरऑल कैसे टैकल करना, हम उसमें आएंगे। टैकल करने के लिए डिप्लोमेटिक तरीका है, मिलिट्री तरीका है, इकोनॉमिक, वो विल डिस्कस। बट ओवरऑल अगर आप इसको रिलेट करें चाइना ताइवान और इजराइल अरब, तो व्हाट शुड बी इन योर व्यू फंडामेंटली वी डूइंग? क्या हमें इनमें से कौन सा मॉडल करना चाहिए या कुछ और सोचना चाहिए? जी सर, देखिए, हमें फंडामेंटली अगर सोचना है कि क्या सिचुएशन है और कैसे इसको सॉल्व करना है, तो हमें फंडामेंटली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बैलेंस ऑफ पावर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्लस रीजन। यू गो बैक टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो पीरियड था, उसमें क्या सिचुएशन थी विश्व में? वेस्टर्न यूरोप में मेजर पावर बन गया था यूनाइटेड स्टेट्स, नॉट जर्मनी, नॉट फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स। और ईस्ट यूरोप से अगर आप ईस्ट जाएंगे तो यूएसएसआर वाज द मेजर पावर। आज अगर हम बैलेंस ऑफ पावर देखेंगे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर, तो वी हैव वेस्ट पाकिस्तान जो एक यूएस एसेट है, ईस्ट पाकिस्तान जो एक यूएस एसेट है, नेपाल में भी इट्स पॉसिबल दैट द यूएस वाज बिहाइंड द रेजिम चेंज। अफगानिस्तान में दे आर बीइंग पेड अ वीकली स्टाइपेंड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स डिपेंडिंग ऑन हु यू आस्क, $30 million to $100 million। तो ये सारे अमेरिकन एसेट्स है, इन्होंने रेजिम चेंज करवाए हैं अलग अलग जगह पे। सो द मेजर पावर बिसाइड इंडिया सबकॉन्टिनेंट के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स है। दे हैव मेजर पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज, और ये सारे जो राष्ट्र है वो उनके एसेट्स है। तो जब तक, देखिए, हम जानते हैं कि पाकिस्तान बहुत ही खराब सिचुएशन में है, वो दशकों से बहुत बुरी परिस्थिति में है, इकोनॉमिकली, इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स, हर एंगल से। बट पाकिस्तान सर्वाइव क्यों करता है? क्योंकि उसे बाहर से मदद मिलती है। 2008 से 2012 से 2022 तक चाइना से मदद ली उन्होंने, क्योंकि यूएस बिकेम डिसइंटरेस्टेड। अब वापस उनका जो बड़ा बाप है वो यूनाइटेड स्टेट्स बन गया है। तो हमें समझना है कि हमारे जो इश्यूज यहाँ पर लोकली है वो लोकल इश्यूज नहीं है एक्चुअली। अगर बांग्लादेश में लेट्स से यू हैव जिहादिस्ट पार्टीज जो भारत को टारगेट करते हैं, अगर म्यांमार में कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप्स है जो भारत को टारगेट करते हैं, उनके मास्टर्स को ये समझिए। अभी सिचुएशन ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो अब तक हमारे साथ एंगेजमेंट कर रहा था, वो अब उसका पॉलिसी चेंज हो गया है। अब पॉलिसी है टू कंटेन भारत, पूरा रिंग फेंस कर दिया है उन्होंने अलग अलग तरीके से। और जब तक यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहेगा, बांग्लादेश को भी ये सब करेगा, तब तक इसके बारे में वी कैन नॉट डू मच। तो सोल्यूशन ये है कि हमें भी उनके साथ उनके राष्ट्रों में एसेट्स बनाने पड़ेंगे। हम जो भी एक्टिविटीज करते होंगे, नहीं करते होंगे, वी शुड कंटिन्यू दैट। हमें विथ द तालिबान अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, क्योंकि अभी यूनाइटेड स्टेट्स बागराम भी चाहता है। इट इज़ नॉट गुड अगर बागराम वापस यूनाइटेड स्टेट्स के हाथ में आ जाए। वहाँ से वो हर किसी के ऊपर सर्वेलेंस कर पाएंगे, ईरान के ऊपर, भारत के ऊपर, चीन के ऊपर, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, इवन रशिया। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अफगानिस्तान से अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का बहुत बड़ा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है जो 19th सेंचुरी से चला आ रहा है, जब महाराजा रंजीत सिंह जी ने अफगान टेरिटरी अपने एम्पायर में शामिल कर दी, और तब से उसके बाद वो पाकिस्तानी टेरिटरी बन गई, लेकिन वो अफगान लोगों का होमलैंड है। सो इट्स अ बिग टेरिटोरियल डिस्प्यूट एंड तालिबान विल नॉट गिव इट अप। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट नेशन। तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि पाकिस्तान को हम बाल्कनाइज करें, सिंध अलग हो जाए, बलूचिस्तान अलग हो जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, खैबर पख्तूनख्वा वापस अफगानिस्तान में चला जाए। और उसके बाद हमें देखना है कि क्या इवेंचुअली इसको रीइंटीग्रेट कैसे करें। वो एक 50 साल का, 100 साल का प्रोजेक्ट होना चाहिए। जैसे कि जनरल साहब ने कहा कि दे आर वेरी रेडिकलाइज्ड, हम उनको इमीडिएटली अंदर नहीं ले सकते भारत के अंदर। लेकिन उसको बाल्कनाइज करने के लिए क्या सिचुएशन होना चाहिए? सिचुएशन ये होना चाहिए कि द यूनाइटेड स्टेट्स शुड गिव अप ऑन पाकिस्तान। अब ये कब होगा? जब तक भारत राइजिंग नेशन है इकोनॉमिकली एट्सेट्रा, तब तक यूनाइटेड स्टेट्स हमें कंटेन करेगा। तो ये कनेंड्रम है हमारे पास। यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट गोइंग एनीवेयर, दे विल कंटिन्यू सपोर्टिंग पाकिस्तान। द इश्यू इज नॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान अकेला होता तो वी कुड हैव डेल्ट विद पाकिस्तान। द प्रॉब्लम इज द मच बिगर पावर दैट वांट्स पाकिस्तान टू कंटिन्यू एग्जिस्टिंग, और चीन भी यही चाहता है।
चीन और यूनाइटेड स्टेट्स एडवर्सरीज है, बट दे अग्री ऑन मेनी थिंग्स अबाउट इंडिया. सो दैट इज द सिचुएशन. और सोल्यूशन तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का ब्रेकअप है, और सोल्यूशन ये है कि भारत का पावर प्रोजेक्शन सब कॉन्टिनेंट में टोटल हो जाए और दूसरा कोई पावर इसमें इंटरफेयर नहीं कर पाए. वी शुड हैव अ मनरो डॉक्ट्रिन फॉर द सब कॉन्टिनेंट बिगिनिंग टू स्टार्ट ऑफ विथ. लेकिन आज हमारी परिस्थिति ये है कि वी आर नॉट एबल टू डू दैट. सो वी हैव टू राइज एज अ पावर एंड दैट विल टेक टाइम. सो दैट इज द सिचुएशन फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव. और मज़े की बात यह है कि जब हम इजराइल अरब की बात करते हैं या ताइवान चाइना, वहाँ भी यूएसए है. तो यूएसए जो सुपर पावर इसको कहते हैं, उनका यही काम होता है. सर, टेकिंग ऑफ फ्रॉम दिस, अब डील कैसे करना क्या है पाकिस्तान का? दैट इज़ अ क्वेश्चन जो हम सबके माइंड पे आता है. आपने भी कहा, अभिजीत जी ने भी यही कहा कि पहले अपने पिछले सेशन में कहा था कि हमारे ऊपर ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम जब हुआ, वो हमें एक डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका था कि जो हम ग्रोथ, क्योंकि सही बात है, जब तक खीसे में पैसे नहीं होंगे ना, आप लड़ाइयाँ लड़ नहीं सकते. आपकी जो पावर है वो पैसे से फ्लो करती है. वेपन्स टेक्नोलॉजी उसका अपना रोल है, लेकिन उसको एक्वायर करना, उसको डेवलप करेंगे पैसा चाहिए. और जो जिस रास्ते पे हम चल रहे थे, हम सभी सहमत हैं, जर्नी जितने हम पॉडकास्ट पे आते हैं, कि हमें कम से कम 10 साल तक ऐसा एक इंसिडेंट फ्री, वॉर फ्री एक माहौल चाहिए. तो उसको डीरेल करने की कोशिश की गई थी कि पहलगाम होता, उसके बाद हम उलझ जाते. तो चलो, वो अच्छा हुआ कि हम उसमें उतना नहीं उलझे जितना हमारा नुकसान नहीं करा पाए, अपना रास्ते से हम हटे नहीं. पाकिस्तान को टैकल करने के लिए बहुत सारे लेवल्स हैं. डिप्लोमेटिक है, इकोनॉमिक है, मिलिट्री है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है. कुछ बातें हम पिछले सेशन में कर भी चुके हैं. जनरल साहब टोटल मिलिट्री ऑप्शन की बात करते हैं, जिसके लिए हमारे ऑडियंस हमेशा इंटरेस्टेड रहता है. लेकिन कॉस्ट ऑफ वॉर आई थिंक फौजियों से ज़्यादा कोई नहीं समझता. और कोई भी फौजी यही चाहता है कि लड़ाई ना हो, क्योंकि उसका एक्चुअल कॉस्ट हम लोग पे करते हैं. बट वो चलो, उसको अब छोड़िए, देश हित की बात करते हैं. तो सर, मिलिटरली आपके पास आज हम जैसे पाकिस्तान को देखते हैं, और ये पता चल रहा है कि 25,000 के ट्रूप्स अरब में चले गए, जो लगभग एक स्ट्राइक कोर. आपको पता होगा कि किसी भी देश में एक फ़ौज का कंपोनेंट होता है जो कि डिफेंस पे ध्यान देता है, जिसमें थोड़ा बहुत एबिलिटी होती है कि सामने पोस्ट खाली है तो चलो उसको कैप्चर कर लो. बट मेजर ऑफेंसिव करने के लिए, दूसरे देश में घुसने के लिए, आपको स्ट्राइक कोर, स्ट्राइक फॉर्मेशन चाहिए होती है. पाकिस्तान की 2 हैं, और उसमें से एक ऑलमोस्ट डिफंक्ट, जिसको अभी कितना सच है कितना झूठ है बाद में देखेंगे. जनरल बाजवा की सुने तो 3 दिन का तेल नहीं था उनके पास लड़ने के लिए. तो अगर 25,000 ट्रूप्स वहाँ से निकल जाते हैं, तो वो आप समझ लीजिए टेक्निकली आपकी एक स्ट्राइक कोर के लगभग वहाँ से निकल गई. अंदर जो विवाद उनके पड़े हुए हैं, जो उनको टीटीपी से और जो मार पड़ रही है, उसका हमने रफ कैलकुलेशन ये है कि वो ऑलमोस्ट 3 महीने में 1 बटालियन की स्ट्रेंथ के जवानों को लूज़ कर रहे हैं. तो मिलिटरली पाकिस्तान इस टाइम बैकफुट पे है. इतने बैकफुट पे है कि अफ़गानिस्तान भी उसको आंखें दिखाता है. बट क्या मिलिट्री ऑप्शन इज़ द ओनली ऑप्शन जो हम एक्सरसाइज करें? पर मेरा एज ए इंडियन ये कि करके करेंगे क्या, जो सवाल हम सबके दिमाग में होना चाहिए. हमें ये समझना चाहिए कि मिलिट्री कैपेबिलिटी है, पर उसकी रिप्रिकॉशंस क्या होंगी. हाइपोथेटिकली, जैसे हाइपोथेटिकली क्या, ये तो सच था. मैं खुद टीवी डिबेट में बैठा था जब हमारी टीवी ने अनाउंस कर दिया था, मीडिया ने, कि लाहौर पहुंच गई फ़ौज ऑपरेशन सिंदूर में, तो शर्म आ रही थी वहाँ बैठे हुए. तो मैं जनरल साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सबसे ये शेयर करें कि सुनने में, कहने में मिलिट्री ऑप्शन बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसके एक्चुअली इम्प्लीकेशंस क्या हैं. अगर भारत ऐसे डिसाइड करता है, जो आप बहुत काफ़ी लोग चाहते हैं, वो लोग जो निराश हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों रुक गया, हालांकि रुका नहीं है. तो सर, आई रिक्वेस्ट, मिलिट्री का इम्प्लीकेशन, ऐसा मिलिट्री अप्रोच अगर लेते हैं पाकिस्तान में, तो क्या उसका होगा? सो फर्स्टली जो ये व्यूज़ हैं वो मेरे खुद के व्यूज़ हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि आर्मी के अंदर और एयरफोर्स नेवी के अंदर शायद तकरीबन बहुत लोगों के व्यू मेरे से भिन्न होंगे. सो इसलिए थोड़ा सा अलग होगा. बट लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग वन थिंग. जब ये 25,000 सैनिक पाकिस्तान बाहर भेजेगा, तो आप ये समझ लीजिए कोई ना कोई ऐसी डील उस तहत के अंदर भेजेगा जब उसको मालूम है कि इंडिया उसके ऊपर अटैक करने की क्षमता हो जाएगी, वो मिलिट्री वीक हो जाएगा. जब नेशंस एक दूसरे के साथ में गेम खेलते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये ध्यान में रखी जाती हैं कि मैं 25,000 यहाँ लेके जाऊँगा, मेरे 25,000 फौज बलूचिस्तान में लगे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में लगे हुए हैं, तो मैं तो मारा जाऊँगा. तो नेचुरली जो, जैसे अभिजीत ने बोला कि जो उसका बिग बॉस है, वो एक चीज़, वो गोटी ऐसे खिला के चलेगा कि हमारा देश कोई ऐसी चीज़ गलत काम ना करे, ताकि उसमें, वरना वो क्यों देश 25,000 आदमी अपने बाहर भेजेगा, पैसे के लिए नहीं भेजेगा. उसको भी अपनी इज्जत चाहिए, वो भी
एक प्रोफेशनल आर्मी है। तो लेट्स रेस्ट दिस पॉइंट कि वो वहाँ से निकल गया, वीकनेस हो जाएगी और मिलिट्री चले जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको एक एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि आज वो 25,000 भेजे चाहे नहीं भेजे, हमारे देश के पास में वो क्षमता है कि हम जो चाहें हम उससे करा सकते हैं एज अ मिलिट्री, राइट। पिछले कुछ साल के अंदर ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, हमारे ट्रांजिशन हुई हैं। मैं सिर्फ एक सिंपल सा जवाब देना चाहता हूँ कि अगर हम 25 घंटे की मार के अंदर एक देश को ज़मीन के ऊपर ले आके उसको हम बेच सकते हैं, और वो देश वो तैयार था, उसको मालूम था कि जब हम इसको ललकार रहे हैं, इस देश को, हमारे ऊपर अटैक होगा। हमने पहले दिन जो हमारे देश ने अटैक किया और जो नुकसान किया बेखौफ, वो सारे 11 टेरर टारगेट्स के ऊपर 4 दिन के ऊपर, फिर और डीप जा करके हमने उनके बहुत स्ट्रेटजिक ठिकानों के ऊपर किया। तैयार देश के ऊपर जब कर देते हैं आप ये चीज़, तो हम उसको जब और फुल स्केल वॉर में लेके जाएंगे तो हम उसके साथ में क्या करेंगे वो आप सोच समझ सकते हैं। मगर अगेन कॉस्ट, जो इकोनॉमिक कॉस्ट है एक कन्वेंशनल वॉर की, आपके देश को कम से कम 10 से 20 साल पीछे ले जाएगा, राइट। आपने ये सोच के चलना है कि प्रोग्रेस के रास्ते पे क्या होगा। फिर बहुत लोग सवाल करते हैं फिर ये आपने इतनी बड़ी आर्मी क्यों तैयार कर रखी है। वो इसे तैयार कर रखी है कि ये जो दुनिया आपके ऊपर आंख दिखाती है वो आंख ना दिखाए। जब आंख दिखाने का मौका है तो कम से कम पूरी बॉडी ना तोड़ी जाए, बट एक आंख उसकी निकाल दी जाए। तो आज एक पाकिस्तान की आंख निकाली गई है, इसलिए वो उस तरह की बिहेवियर पे है जिस जगह पे है। और ये अगर फौज आपके पास अच्छी नहीं होती तो शायद वो कुछ और ज़्यादा से ज़्यादा करता, राइट। सो आई थिंक मैं इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे छोड़ दूंगा, एंड आई नॉट टॉक अबाउट मिलिट्री। मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे देश को एक गेम सीखना है, जो बड़े पावर्स गेम खेलते हैं, अमेरिका के पास में ये ऑप्शन क्यों था कि आज हसीना ने माना नहीं तो मैं यूनिस को लेके जाऊं। बिकॉज उनके जो एजेंट्स हैं, उनके जो सिस्टम्स हैं, उन्होंने कई लेवल के ऊपर बीएनपी के साथ में, हसीना के साथ में, आर्मी के साथ में और जमात के साथ में, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, यूनिस के साथ में पुराने कार्ड डाल रखे हैं। जैसे वो कार्ड हमारे देश के अंदर भी डाले हुए पाए हुए। इस गलत फहमी मत रहना कि नहीं है, वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं चल पा रहे कुछ समय से। किसी ने बोला उधर पीछे कि सर ये जेंजी वाली मूवमेंट हमारे देश में भी, हमारे देश में 3 बार कोशिश हो चुकी है, राइट, नहीं सफल हुआ है। वो क्या कारण है अब हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, बट कोशिश हमारे ऊपर भी चल रही है, राइट। तो ये जो ट्रिक है, आप चौथे देश हो रखे हो पूरी दुनिया के अंदर, मिलिट्री के अंदर और इकोनॉमी के अंदर और पावर के अंदर, आप G7 और G20 के बहुत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो, तो आपको डिप्लोमेटिकली वो कार्ड्स इंटेलिजेंस, स्टेट, मिलिट्री, इकोनॉमी के साथ खेलना है, जो बाकी देश जैसे चाइना, पुराने ज़माने में रशिया, उससे पहले यूके और आज अमेरिका खेलता है। जब तक आप वो कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप हमेशा रिएक्शन या बचाव के मूवमेंट में आएंगे। दूसरा, इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, स्टेबल पाकिस्तान इज़ गुड फॉर इंडिया। मैं बिल्कुल नहीं मानता। आप ग्राफ देखेंगे, जितनी बार वो स्ट्रांग हुआ उतनी बार हमारा नुकसान हुआ है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिस्ट्रॉय इट इकोनॉमिकली। फिर कई लोग कहते हैं भाई उसका सेक आपको आएगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, हमारे पास एक डिफेंसिव लाइन है, अनलाइक बांग्लादेश जहाँ पे वो लाइन थोड़ी सी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे पास फेंसिंग या जो भी हमारी एक वीकनेस है वहाँ पर, ये जो वीकनेस है हमारे पास पाकिस्तान के साथ नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है। वहाँ पे जैसे जैसे वो इकोनॉमी टूटेगी, वो जो आग है वो कहीं और जाएगी, यानी कि वो वेस्टर्न में जाएगी, वो यूरोप में जाएगी, और जगह जाएगी। मगर हमारे देश के अंदर एक पाकिस्तानी आके नहीं रह सकता, ठीक है, एज अ असाइलम सीकर एंड ऑल। सो वो हमारी प्रॉब्लम है, हमको उसको इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय करना है। द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, मैं भारत को जियोग्राफिकली देखता हूँ, जिसमें बांग्लादेश को और ये सारे जो इलाके हैं मैं उनको अलग नहीं मानता। एक इंफॉर्मेशनल गेम हो, जो अभिजीत चावड़ा जी करते हैं, जो आदित्य चिंत करते हैं, जो अमी गनात्रा जो इससे पहले बैठी थी वो करती हैं। हमें अपने जो एक कल्चरल रूट्स हैं उसके ऊपर वापस जाना है। मैं कई लोगों को, यहाँ पे आपके सामने 2 लोग आए, उन्होंने बात करी है, मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ जो समझते हैं कि जो उनका कल्चरल मूरिंग है वो कुछ और है। जब तक हम इसको इंफॉर्मेशनल के अंदर एक कैंपेन नहीं चलाएंगे और हम अपने देश के सिविलाइजेशन रूट के बारे में, मैं सिविलाइजेशन रूट की बात यही कर रहा हूँ कि धोती कुर्ता पहन करके ऑफिस जाओ, बट मैं और भी हमारी बहुत बहुत चीज़ें ऐसी हैं
जिसके ऊपर हम जब तक बात नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि नैरेटिव आज डिजिटल के अंदर, किताबों के अंदर नैरेटिव हमारे खिलाफ है। किताबों में हमारे गलत चीज़ें लिखी हुई हैं। जब तक हम सही चीज़ों को एक इंफॉर्मेशनल कैंपेन के हिसाब से अपने देश की स्ट्रेंथ के बारे में, सिविलाइजेशन स्ट्रेंथ के बारे में पब्लिकली कंटेस्ट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें हो नहीं पाएंगी। और ये हमारे पास टाइम है, क्योंकि ये टाइम क्यों है, आज डिजिटल ज़माना है। डिजिटल ज़माने के पास में नंबर्स हमारे पास हैं। वी गॉट अ 0.4 बिलियन पॉपुलेशन, जिसके अंदर एवरीबडी इज ऑन डिजिटल मीडिया। अगर अभिजीत चावड़ा जी ने एक आज आर्टिकल लिखा है किसी चीज़ को डिबंक करने के लिए या किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए, अगर हम इस चीज़ को सर्कुलेट करें और पढ़ें और अपनी माइंडसेट्स को चेंज करें, या जैसे अमित गनात्रा ने बताया कि किस हिसाब से हमको साइंटिफिकली लेना है, हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो मैं पहली बात है हमको अपने आप को रीइंफोर्स करना है, क्योंकि हम आज रीइंफोर्स नहीं है, हम स्ट्रेंथन नहीं है। तो ये जो हवा चलती है उससे हमारे कई पेड़ इधर उधर गिर जाते हैं, कोई कुछ उस तरफ चला जाता है, कोई उधर चला जाता है, और हमारा कुछ नहीं आता। यही नहीं स्ट्रांग करना है। धीरे धीरे जो चीज़ बात की गई डिबंक करके हमारे लोग वापस आने चाहिए। जब तक वो वापसी नहीं होगी, तब तक ये जो खतरा है जियोग्राफिकली इन बांग्लादेश, इन पाकिस्तान एंड विद इन आवर कंट्री विल ऑलवेज रिमेन।